जय भीम साथियों, मैं लक्ष्य कमांडर ममता प्रकाश, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। 2500 साल का साथियों इतिहास रहा है, जिसमें कुछ एक वर्ग को इस कदर सताया गया कि वो समाज के हर एक क्षेत्र में पीछे रह गए हैं। उसी हमारे महापुरुषों ने उसी व्यवस्था को खत्म करने का आजीवन प्रयास किया, जो साहू जी महाराज से, बाबा साहब से, छत्रपति साहू जी महाराज से और फूले से लेके सावित्रीबाई से लेके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बाद अधिकारों के रूप में हम लोगों को मिला। एक लंबा इतिहास रहा, जिनको जिनको दलित कहा जाता है, उस समाज को ऊपर उठाने के लिए हजारों साल की व्यवस्था में जिनको पीछे कर दिया गया था, तो उनको जब उठाने के लिए जब सत्ता उनके हाथ में आई, उत्तर प्रदेश में 4 बार दलित समाज की जब मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने अपने शासन काल में उच्च शिक्षा में क्रांति लाते हुए दलित वर्ग जो समाज में हर एक क्षेत्र में आर्थिक रूप से भी कमजोर है, सामाजिक रूप में भी कमजोर है और उनको सम्मान तक उनको नहीं मिलता है, उनको उच्च शिक्षा में बराबरी लाने के लिए 4 मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाए और सबसे बड़ी बात ये है कि उन 4 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जो हुआ था वो उसी बजट से हुआ था, जो उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार देती है। पर बहुत ही अफ़सोस की बात है, जो कुछ दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो इस जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो समाज में नफ़रत घोलने का काम करते हैं, जो समाज में किसी एक वर्ग को किसी भी तरीके से अपने बराबर आने नहीं देना चाहते हैं। उस जो उनके बजट से कॉलेज जो बनाए गए थे, जो बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में हुए, उसमें उन्होंने 70% आरक्षण का रिजर्वेशन का 70% सीटें उस समाज के लिए आवंटित की थी, जो रिज़र्व थी। पर उस जो उनके पैसे से ही बना था, उन्हीं के लिए बना था, उसी कॉलेजों को पूरी तरीके से वो अधिकार उनसे छीनने का प्रयास जारी है। तो उसके लिए पिटीशन डाला गया है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की पूरी टीम इस मुहिम में उस उन छात्रों और अपने समाज के साथ खड़ी हो गई है और विश्वास करिए कि अंत तक हम इस लड़ाई को उनके साथ लड़ेंगे। तो हमारे साथ भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की पूरी टीम है। हम जहाँ पे ये बच्चे धरना दे रहे हैं, वहाँ भी गए थे। तो हमारे साथ लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी जी हैं, वो इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि इस मुहिम को हम कैसे आगे बढ़ाएँगे और इसके विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? जी, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत साधुवाद ममता प्रकाश जी। और देखिए मैं लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए ये जो मुहिम है, ये मानवर काशीराम साहब जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, घर-घर गए, लोगों को जोड़ा और जब वो राजनीति में कामयाब हुए तो बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता पे बिठाया, उस उनको हुक्मरान बनाया। और जब बहन जी की सरकार आई, तो उन्होंने ये महसूस किया कि हमारा हमारे उत्तर प्रदेश में या भारत में एक ऐसा वर्ग है, जो सदियों-सदियों से ऐतिहासिक रूप से शोषित, पीड़ित रहा, सताया गया, दबाया गया, जिसको बहिष्कृत किया गया। एक वर्ग को अलग कर दिया गया, समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया। छुआ-छूत, भेदभाव, जाति के आधार पर उनके साथ किया गया, उनको पानी नहीं पीने दिया गया, उनकी बहन-बेटियों के साथ में बहुत ही दुष्कर्म जैसे अपराध किए गए। तो एक ऐसा वर्ग था जो शिक्षा से सदियों पीछे था। तो जब उनको मौका मिला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रांति लाएँ और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। डिग्री कॉलेज बनाए, इंटर कॉलेज बनाए और साथ ही साथ एमबीबीएस में 4 कॉलेज बनाए, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत 4 मेडिकल कॉलेज उन्होंने स्थापना की। और जब इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तो उसमें ये व्यवस्था भी रखी, वो कौन-कौन से कॉलेज हैं? सहारनपुर, कन्नौज, अंबेडकर नगर और जालौन। इन कॉलेजों में ये व्यवस्था रखी गई कि जो एससी एसटी के जो वर्ग के जो बच्चे होंगे, उनके उनके लिए 70% सीट निर्धारित की। और जो बची 30% सीटें तो उसमें से 15% जो हैं ओबीसी के लिए और 15% जो है सामान्य वर्ग के लिए थी। तो अब
जब ये कॉलेज बन के तैयार हुआ, लगभग 11-12 साल तक ये कॉलेज बराबर चलते रहे और इनमें से लगभग जो एससी-एसटी के बच्चे हैं 3000 के करीब बच्चे इस जो एमबीबीएस कोर्स से उन्होंने शिक्षा ली और वो आगे बढ़े, डॉक्टर बने। ठीक है? इसके बाद जो हमारे समाज में जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, उनकी नज़र जब ये पड़ी कि ये तो उच्च संस्थानों में एससी-एसटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। डॉक्टर एक सम्मानित पद होता है, मान-सम्मान का पद होता है। डॉक्टर को लोग बहुत ही इज़्ज़त और सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो इन्होंने देखा कि इस वर्ग के जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर के आगे जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनको तकलीफ़ होने लगी। इनको तकलीफ क्या होने लगी कि जो वर्ग सताया गया, दबाया गया, शिक्षा से पीछे रखा गया, आज वो वर्ग, वो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के सम्मान तो साथ-साथ पा ही रहे हैं, जहाँ कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, वहाँ पर बराबर कुर्सियों में बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत खल गई। बहुत इनको पेट में दर्द होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, इसको रोकने का प्रयास किया और हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाल दी। 25 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट का जो है जजमेंट आया। उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो सामान्य आरक्षण है, वो लागू नहीं किया जा सकता। वो कानून के अनुरूप नहीं है। इनको ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आरक्षण की तो बात ही नहीं है। जब ये 4 मेडिकल कॉलेज बहन जी के शासनकाल में बने, तो जो केंद्र की जो सरकार होती है और उनके बजट में एक लक्षित धनराशि होती है एससी-एसटी के लिए, उनके उत्थान के लिए। तो वही पैसा बहन जी ने लगाया शिक्षा की तरफ और उनके लिए कॉलेज बना दिया। जब उन्हीं का पैसा, उन्हीं के लिए कॉलेज बनाए गए, तो उनकी तो पूरी-पूरी भागीदारी बनती है। फिर भी उनको 70% भागीदारी दी गई है। तो ये इनकी भागीदारी है, जो माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया, तो ये देखिए इसको आरक्षण की नज़र से नहीं देखना चाहिए, ये आरक्षण है ही नहीं, ये तो भागीदारी है और एक विशेष वर्ग के लिए बढ़ाने के लिए ये मेडिकल कॉलेज खोले गए। तो इसको पहली बात तो है मतलब किसी भी तरह से इसमें जो है आरक्षण लागू नहीं होता, ये पूरी-पूरी भागीदारी है। ये बात हमारे जो लोग हैं या जो हमें सुन रहे हैं, जिनको ये नॉलेज नहीं भी है या जानकारी नहीं है, वो भी इस बात को समझ लें इन 4 कॉलेजों में 70% सीटें जो है ये एससी-एसटी की भागीदारी है। बाकी जो और भी अन्य कॉलेज बने हुए हैं, उनमें तो समान आरक्षण लागू है। इसमें हम एक बात और कहना जोड़ना चाहेंगे कि जैसे कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। तो क्या आप ये मानती हैं कि ये सारा खेल जाति का है? बिल्कुल, देखिए जितने भी हमारे समाज के लोग होते हैं, हमारे समाज से मतलब है जो एससी-एसटी समाज के लोग होते हैं, जब वो ऊँचे-ऊँचे पदों पे होते हैं या सरकारी नौकरी पे होते हैं, उनका जब ट्रांसफ़र एक शहर से लेके दूसरे शहर में जाता है, तब उनके वहाँ पर पहुँचने से पहले उनकी जाति पहुँच जाती है। उनकी जाति पहुँच जाती है, तो समझ लीजिए जाति कितनी तेज़ी से अपनी रफ़्तार बढ़ा रही थी। इंसान उतनी तेज़ नहीं पहुँच पा रहा है, जितनी जल्दी उसकी जात उड़ के चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो लोगों की मानसिकता है कि जात के आधार पर लोगों को जज करते हैं। एससी-एसटी समाज का कितना भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, वो डीएम हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, लेकिन फिर भी उसको उसकी जात की नज़र से देखा जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। ये बहुत बड़ा भारत देश का दुर्भाग्य है। तो हमारे साथ हैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर स्मिता चंद्रा जी। हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि जो स्पेशल कंपोनेंट के प्लान तहत प्लान के ये बने हैं कॉलेज, वो तो 4 ही हैं। जी। पूरे देश में और भी कॉलेज है, पूरे उत्तर प्रदेश में और भी कॉलेज हैं। क्या ऐसा है कि भई आपको क्यों डर लगता है कि ये समाज अगर जो हज़ारों साल से आपकी कुरीतियों की वजह से पीछे रह गया, आपके बनाए हुए वर्ण व्यवस्था की वजह से पीछे रह गया, मुख्य धारा में कैसे आएगा? आखिर उनको क्यों ये दर्द है? क्या क्या कारण है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये हमारे बराबर आके बैठें? देखिए नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं स्मिता चंद्रा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा बहुजन समाज है, सदियों से दबा-कुचला है, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, तो उन्हें ये अवसर नहीं प्राप्त हो रहे थे। हम लोग निचले पावदान पे थे। तो माननीय बहन जी जी ने जो ये प्रावधान रखा था अपनी बसपा शासन काल में कि हमारे जो बच्चे हैं, थोड़ा-सा ऊपर उठें, जिससे हमारा समाज भी सुदृढ़ होगा और उनकी मतलब आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और अच्छे स्तर पे हम लोग पहुँचेंगे।
तो जो सामान्य वर्ग है उनको यही डर सता रहा है कि अगर ये लोग पढ़ लिख जाएँगे, तो कल ये हमारे बराबर बैठेंगे और मेरी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। सफाई कौन करेगा, नाले में कौन उतरेगा और हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा, हमें उनसे माँगना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल ममता जी देखिए जैसे आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आरक्षण जब हमारे लोग जो है सीवर लाइन साफ कर रहे हैं, सीवर बड़ी-बड़ी जो पाइपलाइनें होती हैं उसके अंदर जो है डुबकी लगा रहे हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं कहते हैं कि इतने दिनों से सदियों से आप लोग एससी, एसटी और जो स्वीपर समाज के जो स्वीपर है वो कर रहे हैं, आज हमको भी करने दो। क्यों नहीं ये कह रहे हैं? जब आप बच्चों का हक अधिकार मार रहे हैं, आप इसके लिए कह रहे हैं आरक्षण समान आरक्षण लागू करिए, इनको ज़्यादा मिल रहा है, तो आप जो सदियों से ये काम करते चले आ रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं हिस्सा माँग रहे हैं? आप सफाई भी करिए, सड़कों पे झाड़ू भी लगाइए। देखिए साथियों, हमारे साथ भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की जो हमारे संस्थापक हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलने वाली, इस मिशन को बढ़ाने वाली और अपनी आवाज़ बुलंद करने वाली हमारे साथ मैडम हैं, अंजू मैडम। हम उनसे जानना चाहेंगे कि समाज किसी भी तरीके से आगे आ जाए, लेकिन ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो बदलेगी नहीं। आखिर आगे हम लोग क्या करेंगे? ये अगर मान लीजिए ये अधिकार हमको नहीं मिलते हैं, तो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की क्या रणनीति रहेगी इसमें? जय भीम साथियों, आपका बहुत-बहुत साधुवाद ममता बहन जी। देखिए, मैं यही कहूँगी कि ये जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है, ये डॉक्टर खजान सिंह 27 साल से ये सिर्फ़ अपने समाज के उत्थान के लिए ही काम कर रहा है, ये लक्ष्य नाम का संगठन। तो जो हमारे समाज को अभी तक मतलब गाँव में जो ये नहीं पता है कि हमें बाबा साहब ने क्या अधिकार दिए हैं, ये उन्हीं को अपने समाज को जागरूकता मतलब फैला रहा है गाँव-गाँव में, घर-घर जाके। और ये जो हमारा जो मनुवाद जो समाज है, वो नहीं चाहता कि हमारा जो ये जो जाति है, जो वर्ण व्यवस्था जो इन्होंने बनाई है, ये खत्म ना हो। ये किसी भी तरह से शिक्षा पाके ये आगे ना जाएँ। अगर हम लोग शिक्षा के माध्यम से अगर हम आगे चले गए, हमारा समाज पढ़ा-लिखा हो गया और वो अपना हक अधिकार जानने लगा और छीनेगा, तो फिर इनको बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर किस पे हुक्म चलाएँगे, इनका काम कौन करेगा? इनकी जो भी इनके जो ढोर-डंगर जो मरे हुए हैं, उन्हें कौन उठाएगा? इनका कौन इनका मतलब करेगा? इनकी चापलूसी कौन करेगा? इनका ठेकेदारी जो है ये जो हमारा जो समाज कर रहा है इनका, जो मरे जानवर जो उठाता है तो वो कौन उठाएगा? अगर ये पढ़ लिख जाएँगे, ये बराबर में बैठ जाएँगे, तो हमारा काम कौन करेगा? भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की पूरी टीम हमेशा उस समाज के गंभीर विषयों पर अपनी पैनी नज़र रखती है, जो समाज के साथ शोषण किसी भी तरीके का होता है। तो ये संगठन अपना पूरा दायित्व, अपना पूरा कर्तव्य पूरा निभाता है और 70% जो आरक्षण जो छीनने की कोशिश हो रही है, उस मुहिम में ये पूरी तरीके से उन बच्चों के साथ है और आगे भी अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। मैं अपनी वरिष्ठ कमांडर हमारे साथ हैं राजकुमारी कौशल जी, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि जो बच्चे बैठे हुए हैं, मासूम हैं, वो भी बच्चे हैं और पढ़ाई माँग रहे हैं, शिक्षा माँग रहे हैं और शायद उनके पेरेंट्स के पास उस तरीके का धन ना हो, सुविधा ना हो, संसाधन ना हो, उसके लिए उसी समाज से निकली एक महिला ने इतनी अच्छी व्यवस्था की। आखिर आगे चल के भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की जो टीम है, क्या करेगी? रणनीति क्या रहेगी उसकी? इस पर ज़रा प्रकाश डालें। उन बच्चों के साथ खड़ी रहेगी? सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए जो कि आरक्षण की जो बात आती है, तो ये तो साहू महाराज के कार्यकाल में नहीं जो है कि उन्होंने 50% जो है कि अपने कार्यकाल में समाज को आरक्षण इसलिए दिया था कि जो हमारे लोग पीछे हैं, पिछड़े हैं, जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, उनको ऊपर उठने के लिए दर्जा नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने काम किया था, उन्हीं की बेस पे नहीं जो है कि मानवर कांशीराम ने काम किया, 4 4 जो बहन जी के काल में नहीं 4 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जो जो वो जो है कि 70% है, तो उसको जो कि सीटें कम कर दी गई है और मैं अपने समाज के लोगों से नहीं, मैं ये निवेदन करूँगी कि इस पे आवाज़ उठाएँ। ये नहीं कहिए कि हम आप इस ओहदे पे आ गए हैं, लेकिन आपके बच्चे तो अभी आएँगे आगे।
आने वाली पीढ़ियों को भी थोड़ा-सा याद रखिए कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारा नाम क्या लेंगे, क्या बताएँगे कि हमारे पुरुषों ने क्या काम किया है। एक तो सवा सभी लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एक सवाल और है कि क्या कारण है कि जंतर-मंतर का जो प्रोटेस्ट था, जो ये नीट की परीक्षा को लेके था, वो इतना व्यापक रूप लेता है भारतवर्ष में और जो जब ये 70% का आरक्षण जो सिर्फ़ 4 कॉलेजों में मेडिकल में जो उनका उन्हीं के बजट से बना था, उसके लिए बड़ा मुहिम नहीं चल पाती। इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, इसके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए, जो जंतर-मंतर पे नहीं, जो है कि वहाँ पे बच्चे जो बहुत संघर्ष किए, उन्होंने जो कि हफ्तों-हफ्तों तक ले जो कि धूप, पानी, बारिश में खड़े रहे। उस वो शिक्षा पे अगर आवाज़ उठी है, तो शिक्षा पे यहाँ पे भी आवाज़ उठनी चाहिए कि जो ज़मीन से बच्चा निकलेगा तो वही पढ़ाई-लिखाई करेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब वो उस पे आवाज़ उठाएँगे, जब जब तक ले आप आवाज़ नहीं उठाएँगे, तब तक ले इसी तरीके से आपके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हक अधिकार छीने जाएँगे। काफ़ी हद तक ले छीना गया है। बाबा साहब ने संविधान में जो समाज को लिए जो 85% के लिए काम किया था, शायद वो आज तक ले नहीं मिला है, नहीं मिला भी है और लोगों को पता भी नहीं है। अब ये जो 4 मेडिकल कॉलेज में 70% रखा गया था सीटें, तो क्या किसी को पता था? किसी को नहीं पता था। जब ये आवाज़ उठी है, जब मनुवादियों ने इस पे जो कि सीटें कम कर दी है, तब ना आवाज़ उठी है, तब हम लोग को पता लग रहा ना। तो जब तक ले समाज अपना पढ़े-लिखेगा नहीं, जब तक ले पढ़ने-लिखने का मतलब ये नहीं है। पढ़ने-लिखने का मतलब है कि हर क्षेत्र में उसको जानकारी रखनी पड़ेगी। वो हर क्षेत्र में तो नहीं जा सकता है, लेकिन हर क्षेत्र की जानकारी उसको बहुत ज़रूरी है और अपने-अपने बच्चों को भी बताइए। ये जो हम सड़कों पे उतरते हैं, ये चीज़ें हमको अपने-अपने घरों में लाना चाहिए, तभी हमारे बच्चे जागरूक होंगे। साथियों जंतर-मंतर में प्रोटेस्ट जो हुआ हम उसको इस तरीके से भी देखते हैं कि उसमें सब वर्ग के लोग आ गए क्योंकि वो सब वर्ग की बात थी। यहाँ पे सिर्फ़ एक जाति विशेष की बात है जो दूषित मानसिकता के लोग हैं वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि मुख्य धारा से जुड़ें क्योंकि वो समाज में उनको उसी दृष्टि से देखते हैं, उसी तरीके से उन्हें सिर्फ़ माँगने वाला ही बनाने देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो उस धारा में आ जाए कि समाज में समान सम्मान उनके बराबर पा सकें। तो साथियों भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य पूरी टीम इस बात का आश्वासन देती है कि वो बच्चों को जब तक अधिकार नहीं मिल जाता हमारी पूरी टीम इसी तरीके से मुहिम चलाती रहेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।